And as you all know, today is our third session, and last second session I have already told you कि we will start next session with disease condition. So आज के सेशन में हम लोग disease condition start करेंगे with respiratory system. Okay, तो respiratory systems में जो भी disorders हैं वो हम लोग one by one deal करेंगे. तो first we will start with respiratory failure. So today's topic is respiratory failure. तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जैसे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि इसमें क्या होता है. इस प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होता है और इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन आवर बॉडी और ह्यूमन बॉडी, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरमेंट. ओके, सो हियर व्हाट इज द टॉपिक? रेस्पिरेटरी फेलियर. तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ respiratory failure. So respiratory failure is a condition in which alteration occurs between gases exchange of human body and environment. मतलब जब हमारे शरीर और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो फंक्शन ऑल्टर्ड होता है, तो उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर. तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसका मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज का. तो मेन हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज बिटवीन, जो यहाँ पे दो मेन चीज है, एक ऑक्सीजन का लेवल है एंड सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ये सभी आप लोगों को पता है, ये सारी चीजें. ओके, तो रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसके जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी. ओके, रेस्पिरेटरी फेलियर में एक टर्म होता है PA. PA होता है पार्शियल प्रेशर. इसको डिनोट करते हैं PA से. इट मीन्स जो हमारा आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू देखते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर PA से. ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का लेवल देखेंगे तो ये PaO2 हो जाएगा और इधर कार्बन डाइऑक्साइड की देखेंगे तो PaCO2. ये दो चीज हम लोग इसमें देखेंगे. दो चीज मेन होता है रेस्पिरेटरी फेलियर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें क्या होता है, ये व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इन आर्टेरियल ब्लड इट गोज बिलो 60 देन इट इज नोन एज हाइपोक्सेमिया. क्योंकि जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे हम लोग अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं. बट यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए हम लोग मेडिकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज हाइपोक्सेमिया. ओके, देन इन अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन्स आर्टेरियल ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बिलो 60 हो जाता है तो उसे हाइपोक्सीमिया कहते हैं. एंड यहाँ अपोजिट साइड में देखोगे तो इसमें इफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ग्रेटर देन 50 देन इट टर्म्स नोन एज हाइपरकैप्निया. ओके, हाइपरकैप्निया. तो ये दो चीजें होती है रेस्पिरेटरी फेलियर में. ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा, राइट? सो नॉर्मल प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो अगर अच्छे से होता है, जैसे एनवायरनमेंट से हमारे शरीर में लंग्स के थ्रू अंदर पूरे बॉडी में सप्लाई होती है ऑक्सीजन, और जैसे मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर में एंटर्स करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में, हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई करना और जो भी हार्मफुल गैस है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना. ये मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में थ्रू लंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे एज अ फेलियर टर्म से ही हो रहा है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का तो वो अल्टर हो रहा है. तो उसका डेफिनेशन ये होगा, इट इज एन अल्टरेशन बिटवीन द गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट. सो क्लियर हो गया ना ये?
देन सेकेंड वी विल सी अबाउट द पैथोलॉजी. पैथोलॉजी मीन्स ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन कोई भी डिसीज कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये सारे टर्म्स उसमें आते हैं, ठीक है ना. तो सेकंड हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. ये अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो वो किस वजह से, उसका प्रोसेस कैसे होता है स्टार्टिंग से एंड तक. जैसे यूजुअली हम लोग देखेंगे तो कोई भी काम हम लोग सिस्टम वाइज करते हैं, ठीक है ना. जैसे अगर आप एग्जांपल ले रहे हो स्कूल वगैरह का या कॉलेज का, तो आप लोग स्कूल जाते हो, असेंबली होती है, अटेंडेंस होती है, फिर क्लास स्टार्ट होती है, तो ये एक प्रोसेस होता है. वैसे ही हर डिसीज कंडीशन का उसकी शुरुआत कैसे होती है, बिगिनिंग कैसे होती है, दैट वी विल डिस्कस. ओके, नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे स्टार्ट होता है ये हम लोग इसमें डील करेंगे. सपोज थोड़ा मेरा डायग्राम पुअर हो सकता है तो डायग्राम में मत जाइएगा. ओके, तो सपोज ये हमारे लंग्स है, ठीक है, और इधर पे मान लीजिए ये सब एल्विलाई है फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो किसी कारणवश, किसी रीजन से अगर ये जो हमारा एल्विलाई है, एल्विलाई ये सब रप्चर हो जाता है, तो जो टिश्यूज के जो फ्लूइड्स होते हैं एल्विलाई के, तो वो रप्चर होके जो इंटरस्पेशियल स्पेस होते हैं वहां पे कलेक्ट होने लगता है. कलेक्ट होने लगता है मतलब यहाँ से ये लीक होके ये बाहर ही लीक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम है वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाके वो इधर उधर लीक होने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पर्सन रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है. ओके, तो ये रीजन होता है रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने का. और यहाँ पे जो एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई यही से मतलब गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है. और एल्विलाई रप्चर क्यों होता है, किस कंडीशन से होता है, तो ये अपन देखेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर. तो इसका ये मेन कारण क्या होता है. इटियोलॉजिकल फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और ये क्या निमोनिया हो गया किसी को. तो ऐसे कंडीशन में जो क्या होता है, हमारे लंग्स तो ऑलरेडी वीक हो जाता है, जो प्रॉपर फंक्शन होता है हमारे एल्विलर सैक का, एल्विलाई का, वो सब वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कमजोर होने की वजह से वो रप्चर हो जाता है, और जो फ्लूइड है वो लीक होने लगता है, और जो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन और टाइप्स. So respiratory failure mainly divided into two types. First is acute and second one is chronic. ठीक है. Acute मतलब आप लोग को पता ही होगा कि when a disease condition starts for a short period of time, it is known as acute. And whereas chronic, when any problem or any disease condition starts from long period of time, it is known as chronic condition. Clear? So इसमें acute condition में क्या होता है कि ये जो respiratory failure का process है वो अगर कुछ दिन में, 2-3 दिन में, या कुछ hours में, या कुछ मिनट में, या कुछ घंटे में start हो रहा है, तो that condition we can say acute. Okay? And second one is chronic. If this condition, respiratory failures, started with long period of time, like year, like few months, like 7 to 8 months, 1 year, 2 years, 3 years. So it is a very long time period. तो ये सारी चीजें आएंगी chronic में. Understood? Next we will see clinical manifestation or what are the signs and symptoms of this respiratory failure. तो इसमें हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेन 2 चीज होता है इसमें. ओके, गैसेस एक्सचेंज किन 2 चीजों में हो रहा था, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो वही सेम चीज है. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो 2 चीजें हैं वो सबसे बड़ी साइन एंड सिम्टम्स हैं. तो फर्स्ट इज हाइपोक्सीमिया.
the oxygen level goes down in bloodstream. Okay. Then second main is hypercapnia. Means the level of the carbon dioxide goes high in bloodstream. Okay. And third one is dyspnea. Dyspnea means breathing difficulty. When person is having difficulty to breathe, then it is known as dyspnea, or breathing difficulty is also known as dyspnea. So these three are the main signs and symptoms of respiratory failure. Clear? So next we will see about diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation. So अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है तो व्हाट ऑल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैन परफॉर्म? फॉर दैट वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना. ओके, वी विल सी द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि उसका जनरल कंडीशन कैसा है, उसका लुक्स कैसा है, अपीयरेंस कैसा, वेदर ही इज टेकिंग प्रॉपर ब्रेथ और नॉट. तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में. Physical examination, right? Then second what we can do is chest x-ray. चेस्ट एक्सरे में जैसे हम लोग देख रहे थे कि एलएलआई से जो फ्लूइड है वो लीक हो रहा है, तो चेस्ट एक्सरे करेंगे तो वो उसमें नोट हो जाएगा कि हाँ कोई फ्लूइड लीक हो रहा है, तो ये चेस्ट एक्सरे से क्लियर हो जाता है. देन अदर वन इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ईसीजी क्यों कराना है? क्योंकि अगर किसी पेशेंट को डिस्निया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हार्ट रेट भी इरेगुलर होगा, तो इसलिए ईसीजी कराते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग स्प्यूटम टेस्ट वी कैन डू. व्हाई स्प्यूटम टेस्ट? क्योंकि हम लोग इटियोलॉजिकल फैक्टर में पढ़े थे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये स्प्यूटम सैंपल लेंगे तो उसमें क्या उसका पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एनीथिंग. सो फॉर दैट पर्पस वी आर टेकिंग स्प्यूटम टेस्ट. सो क्लियर? ये सारी मेन चीजें हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग पता लगा सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं. अगर कंडीशन बहुत ज्यादा विग्रस है तो फर्दर हम लोग सीटी स्कैन में जा सकते हैं, सीटी थोरैक्स, तो ये तो लेटर है, लेकिन ये सारी में इतनी टेस्ट कराएंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा. उसमें बात रही इन्फेक्शन की, तो इसमें अपन लोग लेबोरेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. इसमें मेनली WBC काउंट, अगर इन्फेक्शन है तो जो WBC काउंट है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, वो उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज रहेगा, बढ़ा रहेगा. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डिनोट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. अंडरस्टूड? So next we will see about management. As a nurse, what we will do, what we can do for this particular problems. So in that what we will do is, as already I told you, first thing is physical examination. फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसका लुक देखेंगे, लुक वाइज कैसा है. मेनली जिसको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, फर्स्ट यू हैव टू सी द रेस्पिरेशन लेवल, चेस्ट एक्सपेंशन, वेदर ही इज टेकिंग प्रॉपर ब्रेथ और नॉट, फास्ट है, स्लो है, क्या है, ये चीज हम लोगों को देखना है. देन सेकेंड वन इज वेदर पेशेंट इज कॉन्शियस और नॉट, ओरिएंटेड और नॉट, ये सारी चीज हम लोग को देखना है. देन वाइटल्स वी हैव टू सी, इन दैट रेस्पिरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ट रेट इज ऑल्सो प्लस है, तो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर कर सकते हैं. हाँ, एंड वन मोर थिंग, जो हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे थे उसमें भी आप लोग
ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री करके पता लगा सकते हैं ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है ब्लड में। ओके, तो ये हम लोग इसमें भी करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देख सकते हैं कि पेशेंट का सैचुरेशन कितना है ऑक्सीजन का। ओके, ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों को उससे हिस्ट्री लेना है, पास्ट हिस्ट्री की कोई उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं थी, किसी चीज का मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेते हैं। जैसे किसी को आस्मा वगैरह होता है तो बहुत से लोग प्रीवियस मेडिकेशन लेते हैं और मेडिकेशन तो नहीं है, इनहेलर तो नहीं यूज कर रहे हैं, कहीं और किसी चीज का ट्रीटमेंट तो नहीं चलाए हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद दैट हम लोगों को उसका हिस्ट्री भी लेना है। ओके, तो ये सबसे मेन चीज है। देन second what we can do is if patient's condition is worse, okay, if patient is having difficulty in breathing, so उस condition में हम लोगों को क्या करना है, first immediately receive the patient in bed and first check the saturation. If saturation is less than 60, then immediately probe the patient and immediately start oxygen inhalation and inform to the consultant doctor for further ट्रीटमेंट। ये तो लेटर ऑन की प्रोसेस है, ठीक है। इसमें मेन नर्सिंग मैनेजमेंट का ही रोल है, तो इसमें हम लोगों को ये सब देखना है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स है तो उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, तो इमिडिएटली उनको इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करना है। ओके, जितने भी नीड है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। देन नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, बैरोट्रॉमा। बैरोट्रॉमा में क्या होता है, जैसे हम लोग वहां पे पढ़े थे कि अल्वेलाई रप्चर हो रहा है, लीक हो रहा है, तो ये एक ट्रॉमेटिक स्टेज होती है, ठीक है। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, भले बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी जो भी टियोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, वो किसी भी रीजन से अगर अल्वेलाई रप्चर हो रहा है, रप्चर मीन्स कहीं जो भी चीज नॉर्मल है कहीं इंजर्ड हो रही है, रप्चर हो रही है, वो भी वन काइंड ऑफ इंजरी हुआ, तो इसलिए उसे हम लोग कहते हैं बैरोट्रॉमा। इट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट। और बैरोट्रॉमा इसमें भी सेम चीज है, ये ट्रॉमा हुआ तो वही सेम प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। सो मेन कॉम्प्लिकेशन इसमें यही होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल सी हेल्थ एजुकेशन। In that, what all health education we will provide to the patient or relative. So in this what we have to do is सबसे पहले हम लोगों को उनको एजुकेट करना है कि ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो होता क्या है, वो किस वजह से होता है, उसके मेन साइन सिम्टम्स क्या है। क्योंकि गाँव में आप रूरल एरिया में जाएंगे तो उनको उतना आइडिया नहीं होता है, वो लोग अवेयर नहीं होते हैं। बस जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग लोगे कि अगर उनको खांसी आ रही है तो चलो चलता है, थोड़ी मौसम की वजह से ऐसा वैसा हो गया, इग्नोर कर देते, ओके 1 डे 2nd डे 3rd डे इज ऑल राइट, कि चलो मौसम की वजह से। अगर वो लेटर ऑन 1 वीक भी हो जाता है तो भी उनको इग्नोर कर देते हैं। मतलब ऐसा अक्सर 20% आजकल वैसे अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस सब चीजों के बारे में, और जब वो कंडीशन इसी वजह से बहुत ज्यादा वर्स होने लगती है, फिर लास्ट स्टेज में लेके आते हैं, फिर वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। सो हम लोगों को सबसे पहले एजुकेट करना है रेस्पिरेटरी फेलियर, जो भी डिसीज प्रॉब्लम है, डिसीज कंडीशन की वो होता है कि उसके शुरुआती लक्षण क्या होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, थोड़े से भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को अवॉइड नहीं करना है, एटलीस्ट कम से कम एक बार जाके दिखवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। अगर उसमें टेस्ट नॉर्मल आता है तो इट्स ओके, अगर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ टेस्ट वगैरह करा के उसका फर्दर मेडिकेशन लेके उस चीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई इनहेलर ले रहा है, ठीक है, इनहेलर ले रहा है तो उसको प्रॉपरली लेना है, उसको टीच करना है कि कैसे लेना, कितने कितने टाइम लेना, कितनी क्वांटिटी में लेना है। ये नहीं कि जब मन हुआ ले लिए, जब मन हुआ नहीं लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो ऑल्टर हो सकता है, ठीक है। और फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जस्ट मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बारे में उनको बताना है, ठीक है। और
उनको ये एजुकेट करना है कि आजकल ये स्मोकिंग्स ये सब बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ों का जो नशीली चीज़ें होते हैं, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सब ये भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में वन कॉज हो सकते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए जितना हो सके कहना है, क्योंकि अभी लेने में तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे ये ऑर्गन को इफेक्ट करता है। स्मोकिंग तो सबसे मस्ट है लंग्स की कैपेसिटी खराब करने के लिए। तो उनको बिल्कुल हेल्थ एजुकेशन देना है, ये सब चीज़ अवॉइड करना है, और अपने अगल बगल वाले लोग को भी अवॉइड कराना है ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन। सो सारे टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एंड आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपनी क्वायरीज छोड़ सकते हैं। सो क्लास खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने आज डिस्कस किया रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। इन दैट we already discussed about definition में क्या होता है। It is the process of alteration between the gas exchanges of human body and environment known as definition. Then second one is pathophysiology, how it occurs. Pathophysiology में when the alveoli get damaged and it leaks the fluids into superficial spaces and system get altered, not getting sufficient oxygen. Okay, then next we have discussed about etiological factor. Etiological factor, it may be a viral infection, fungal infection, pneumonia, alcoholism, smoking and all. Then next is classification, mainly two types of respiratory failure, or it can be classified into two. First is the acute and another one is chronic. Then clinical manifestation includes hypercapnia, hypoxemia, dyspnea, etc. Okay, then next diagnostic evaluation में क्या क्या कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, ECG, CT thorax later on, ब्लड टेस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री, ये सारी चीज करके पता लगाया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। देन मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम लोगों को सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करना है, उसका रेस्पिरेशन वगैरह देखना है, उसका कंडीशन क्या है, कौन से लेवल देखना ओरिएंटेड है या नहीं है, उसका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखना है, और अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करना है, इमीडिएटली सब जल्दी जल्दी करना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को बिल्कुल डिले नहीं करना, क्योंकि 1 सेकेंड की डिले पेशेंट के लिए मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। एंड कॉम्प्लिकेशन इज वन इज मोस्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या है, बैरोट्रोमा, जहाँ एल्वेलाई रप्चर हो रहा है, लीक हो रही है, फ्लूइड लीक हो रहा है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में से बैरोमीटर कहते हैं, क्योंकि ये बैरोट्रोमा कहा जाता है। एंड हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को हम लोग को एजुकेट करना डिसीज कंडीशन के बारे में, उसकी शुरुआत कैसी होती है, क्या कॉज है, उसका साइन सिम्टम्स क्या होता है, क्या क्या टेस्ट कराना है, और जो अल्कोहल कंजप्शन है वो सबको डिक्रीज करना है, अगर कोई मेडिकेशन है उसको प्रॉपर लेना है, प्रीवियस हिस्ट्री पूछना है, और जो मेडिकेशन अगर ट्रीटमेंट वगैरह ले रहा है उसे स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, रेगुलर लेना है, और टाइम टू टाइम जाके फिजिकल कंसल्टेशन डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने आज इस क्लास में पढ़ा है। सो ये था आज का क्लास, और आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं। होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर नहीं समझ में आया, आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन करने या कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छोड़ सकते हैं। सो आज का क्लास यही एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ।